हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और सवाल का सिंपल पेपर। ये सोशल साइंस है बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आई होप दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फोल्कलोर। लेट 19th सेंचुरी में जो है क्यों फोकस किया जा रहा था रिकॉर्डिंग पर या फिर सर्विंग पर को, तो इसका मेन रीजन बच्चों ये है कि टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। राष्ट्रीय पहचान, अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उसकी पहचान को बनाए रखने के लिए ऐसे रिकॉर्डिंग व्यवस्था जो है वो स्टार्ट किया गया था। सो आपका ऑप्शन जो है वो बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है बच्चों वो करेक्ट है। आया समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। कह रहा है, इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पाई चार्ट में देखिए 43% जो है वो प्लेन है, ठीक है। 30% माउंटेन है और 27% प्लेटू है। अब क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्या है देखिए, नीचे देखते कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। तो ये 43% जो लैंड्स है वो प्लेन के अंदर आता है। तो ये क्या फैसिलिटी, इस पे क्या होता है? देखो, एक्चुअली जो प्लेन्स एरिया है उस पे हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाया जाता है ना। सो हम क्या कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लेन एरिया में ही बच्चों एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लगाया जाता है, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट कर नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ओनली इन। अब जो ये क्वेश्चन 2 जो है डिसेबल पर्सन के लिए है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। वैसे देखो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इन एन इनएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन, चूज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों देखो, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है कोई भी चीज का जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो इन्वॉल्व किस चीज से करता है, तो नेचर, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन। नेचर जो नेचुरली अवेलेबल चीज है, टेक्नोलॉजी जो हम लोग करते हैं, और इंस्टीट्यूशन जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा या जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का प्रशिक्षण देता है, मतलब आपको बताता है कि टेक्नोलॉजी यूज कैसे करना है। ये 3 चीज इन्वॉल्व होता है किसी चीज को आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो, ठीक है। सो आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। बात आ रही है समझ में आप सबको? चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। डाटा क्या दिया है, स्टेट ए एंड बी इन्फेंट मोलरिटी रेट पर 1000 लिव्स बर्थ 2018 30 और लिटरेसी रेट परसेंटेज 2017 82 है। ऐसे स्टेट बी का 7 और 94 है। एज पर द डाटा गिवन अबव, व्हाई स्टेट बी हैज अ लो इन्फेंट मोलरिटी रेट। कह रहा है कि स्टेट बी का जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम क्यों है, ठीक है ना। तो कम इसलिए है बच्चों क्योंकि इनका जो हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, हेल्थ केयर और एजुकेशन जो है वो सबके लिए, जिसकी वजह से कम है। अगर लोग हेल्थ पे ध्यान देंगे, एजुकेटेड लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ पे ध्यान देंगे, ठीक है। और हमारा जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो कम रहेगा। सो ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। क्लियर, याद रहेगा आप सबको? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैच लिस्ट 1 एंड 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो इन द लिस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है बच्चों वो कहाँ पर है, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट है आपका, ये जो बच्चों है रिजर्व फॉरेस्ट वो आंध्र प्रदेश में है। रिजर्व फॉरेस्ट एक्चुअली होता क्या है, तो सबसे ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकता, जैसे ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, कोई भी चीज परमिट नहीं होता उस पर, ठीक है। दूसरा आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है बच्चों ये कैसा होता है इसके बारे में पहले आपको बता दें, तो ये मॉडरेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, मतलब कुछ चीज का परमिशन आपको दिया जाता है, ठीक है। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के बारे में अगर बताएं आपको, तो क्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पर बहुत कम प्रोटेक्शन होती है, आप एक्टिविटी कर सकते हो, मिनिमम गवर्नमेंटल कुछ। सो हमने आपको तीनों फॉरेस्ट के बारे में बता दिया है, तो अब बताए तो ये फॉरेस्ट जो हमें गिवन है लिस्ट बी, उसमें कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। कहाँ पर, तो आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा दूसरा जो था हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो हरियाणा में है, ठीक है। और तीसरा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखने को मिल जाता है आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज अ की टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन माइनकाइंड। सम ऑफ द practices undertaken in India in this direction in joint forest management identify the correct information related to joint forest management। पहला है it involves local community in the management and restoration of degraded forest। दूसरा the program has been in formal existence since 1980। और तीसरा है झारखंड पास्ट द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और चौथा ऑप्शन आपको दिया है द मेंबर्स ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटी आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएट बेनिफिट लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। सो इसका जो है बच्चों पहला तो ये कि कम्युनिटी को रिस्टोरेशन का मौका देता है। रिगार्डेड फॉरेस्ट जो है, डिगार्डेड फॉरेस्ट उसको क्या करा, रिस्टोरेशन का, जो जंगल साफ हो गया है, आग लग गई थी या पेड़ काट दिया गया, तो उसको जो है क्या होता है, तो रिस्टोर करने का मौका मिलता है लोकल कम्युनिटी को। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है जो मेंबर लोकल विलेज के कम्युनिटी के होते हैं उनको बेनिफिट होता है, ठीक है, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उस सब का। सो इसका ऑप्शन 1 और 4 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी आप कह सकते हो वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली डील्ड विथ देयर कंट्री पावर शेयरिंग प्रॉब्लम एंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ विच रूट टू फेडरेशन हैव दे ऑप्टेड फॉर। वो किस टाइप का फेडरेशन को चूज किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था इनका होल्डिंग टुगेदर, एक दूसरे को होल्ड करके रखना है, इस टाइप के जो है फेडरलिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया था। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कर मैच द लिस्ट ए विथ लिस्ट बी, स्केल द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो इन द लिस्ट। पहला है इथेनिक, तो इथेनिक का देखना है आपको, तो इथेनिक का जो आपका आंसर है इथेनिक इस ऑप्शन में देखोगे आप तो अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, ये था एथनिक। दूसरा मेजरिटिज्म, मेजरिटिज्म बी, इसका ऑप्शन एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या सब है, तो इसमें सी है बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। मेजरिज्म का मतलब ये था, उनका मानना था कि जो मेजर कम्युनिटी है
वो रूल करेगा, ठीक है ना। तीसरा है सिविल वॉर, तीसरा अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट ऑपोजिशन ग्रुप विद इन अ कंट्री, ये हो जाएगा। और लास्ट जो है आपका यूनिटरी सिस्टम, अदर ओनली वन और टू लेवल गवर्नमेंट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है, मिस्टर एक्स हैज टेकन क्रेडिट टू मेक कैंडल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट from the given options. पहला, it play a virtual and a positive role in meeting his target and accelerating his income. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production. तीसरा, the credit helps him complete the production on time. और चौथा, it helps him in exercising restraint and get into the habit of taking more credit। ठीक है। सो इसमें बच्चों देखो, सबसे पहला ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है, पॉजिटिव रोल इसका है, तो पहला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो करा क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन। आप कोई चीज में ज्यादा एक्सपेंस आ रहा है तो आपके पास अगर क्रेडिट है तो आप आसानी से कर सकते हो। सो दूसरा ऑप्शन भी हमें ठीक लग रहा है। अब आ जाते हैं तीसरा, द क्रेडिट हेल्प्स हिम कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम। क्रेडिट जो है वो प्रोडक्शन ऑन टाइम पे हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास जब क्रेडिट अमाउंट नहीं होगा तो आप चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी हम कह सकते हैं 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है द नदर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश enjoy special status in the constitution of India because due to their social and historical circumstances। जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के कंट्री स्टेट है हमारे इंडिया के, उनको जो है एक हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेज मिला गया है, एक हिस्ट्री की वजह से, सोशल हिस्ट्री की वजह से जो उसे एक अलग पहचान दिया गया है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ऑप्शन सी जो है बच्चों वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, नेपोलियन इन द गिवन पिक्चर इज डिस्पैटेड और पोस्टमैन, व्हाट डू ईच लेटर फॉलिंग फ्रॉम हिज बैग रिप्रेजेंट। उनके बैग से जो गिर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ वेज ही फॉट, नहीं। लेटर ही पोस्टेड टू द मोरेकल टेररिस्ट लॉस्ट बाय हिम, एरियाज सॉक्वेंट बाय हिम। तो टेररिस्ट लॉस्ट बाय हिम, कितने लोगों को उन्होंने हराया था या कितने जगह पे टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम, कितने टेरिटरीज उनके द्वारा हार गया था। एक्चुअली हराया नहीं था, हार गया था वो, कितने टेरिटरीज हारा था उसको दिखा रहा है, ठीक है ना। गिरना का मतलब जो अलग हो जाना, मतलब वही टेरिटरीज अलग हुआ जो वो हार गए होंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका डिसेबल कैंडिडेट के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स डज द ब्रोकन चेन्स स्टैंड्स फॉर। ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, ठीक है ना। ब्रोकन चेन का मतलब अलग हो जाना, कोई चेन टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब आजाद हो जाएगा वो, तो फ्रीडम कह सकते हो आप। नाउ 11th, करें विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए, ग्लोबलाइजेशन को कौन ये करता है, तो पहला कर एक्सपांशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉपरेशन एमएनसीज, दूसरा एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनलिज्म एंड ट्रेड बैरियर्स, ये तो नहीं हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब एंड एजुकेशन, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 1 और 2 जो है आपका वो सही है, अप्रोप्रिएट है ग्लोबलाइजेशन के लिए। एक तो मल्टीनेशनल कॉपरेशन हो सकता है, उसको एक्सपांड कर सकते हैं, और दूसरा कि हमें इंफॉर्मेशन
और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट मिल सकता है अगर हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी जो है हम स्प्रेड होगा विद इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों फेडरलिज्म का जो मतलब है वो है इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट, और दूसरा जो है वो है पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर। हमारे यहाँ जो है अब तो वैसे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कौन कौन सा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, जिसको ग्राम मुखिया वगैरह जो आपका तो ग्राम कचहरी जो है वो। बट 2 लेवल पे जो है बेसिक फीचर है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम कहते हैं। ये 2 ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कर अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लीडिंग अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मद्देनजर रखते हुए क्रोनिकल ऑर्डर में हमें सजाना है ये कुछ चीजें जो दिया गया है, ठीक है। सो देखिए, पहला है बाइकआउट ऑफ द सेमसेट कमीशन, दूसरा है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, लेटर विथ 11 डिमांड सेंड टू द वायसराय और सॉल्ट मार्च। ये चारों ऑलरेडी सही ऑर्डर में ही है बच्चों, क्रोनिकल ऑर्डर में ही है, ठीक है। क्यों, सो ये क्रोनिकल ऑर्डर में है बच्चों। एक्चुअली बाइकआउट ऑफ द सेमन कमीशन जो है वो 1927 में हुआ था, ठीक है। कितने में, तो 1927 में। दूसरा पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो 1929 ईस्वी में हुआ था, 1929 में, ठीक। फिर लेटर 11 डिमांड का जो लेटर था जो वायसराय इरविन को भेजा गया था वो 1930 की बात है। और सॉल्ट मार्च भी 1930 में ही हुआ था, बट ये 1930 मार्च में हुआ था, ठीक है ना। जबकि लेटर विथ 11 डिमांड उससे पहले हो गया था, तो ये क्रॉनिकल ऑर्डर ही था। इसको आप कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 लिख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ो, थोड़ा सा डेट भी लिख दिया ताकि आप लोगों को अगर इस रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले अब। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन इंडियन इकोनॉमी द 3 सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी आर interdependent. However, the share of employment in the primary sector remains high. Most appropriate explanation for this could be। कह रहा है इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्सरी है, ये इंटरडिपेंडेंट है, जबकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो तीनों सेक्टर में हाई रहता है। तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पढ़ लेते हैं पहले स्टेटमेंट। कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी प्रेफरेंटली ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर, बिल्कुल गलत है। कह रहा है इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रेरियन एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। हमारे इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि प्रधान देश कहा गया है इंडिया को। दूसरा, इनिक्वेट सर्विस सेक्टर जॉब्स फोर्स पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। मेरे ख्याल से ये दोनों आंसर जो है बच्चों करेक्ट है। तीसरा, चौथा पढ़ लेते हैं प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये सुटेबल नहीं लग रहा। सो आपका जो है सेकंड और थर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 बाय द 1870s caricatures and cartoons were being published in Indian journals and newspaper commenting on social and political issues. Statement 2 some cultures praise the educated Indians' fascinations with Western taste and cloth, while others were looking forward to social change. अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला है इन 1870 कैरिकर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड, ये तो सही है। न्यूज़पेपर में जो है कुछ पॉलिटिकल और सोशल इशू को दिखाने के लिए जो है
कार्टून का यूज किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है कह रहा है सम करिकुलर्स प्रेज टू एजुकेट इंडियंस फैशन विथ वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथ, ये बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ डैश रिमाइंड अस दैट नो सिस्टम इज इंटायरली विदाउट shortcomings, even democracies. Identify the issue being referred to from the option given below. So बच्चों इसका आंसर होगा करप्शन। The frequent stories of corruption reminds us that no system is entirely without shortcomings, even democracy. So ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है which of the following is the main factor that lead to the rise of multiple political parties at the same level in India? A federal political system नहीं, varied economic condition ये भी नहीं है, linguistic and regional diversity, low levels of literacy and political awareness नहीं, ये था बच्चों linguistic and regional diversity। हर एक जगह पर जो है डाइवर्सिटी था रीजन की वजह से, अलग अलग लैंग्वेज थे, अलग अलग कल्चर था, रहने ड्रेस अलग अलग थे, इसकी वजह से जो है बहुत सारे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज आया एक ही टाइम में इंडिया में। ठीक है, सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन डैश अक्रॉस कंट्री, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो करेक्ट ऑप्शन ये था बच्चों ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स। ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा फॉरेन ट्रेड इसलिए हुआ क्योंकि हमें प्रोडक्शन और मार्केट में ज़्यादा इंटीग्रेशन मिला, ज़्यादा इंटीग्रेट कर पाए, जिसकी वजह से फॉरेन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। सो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेसी सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तो देखो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वल अगर कहा जाए तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, इट इज नो इजियर टू वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट। कह रहा है कि अभी जो है आसान हो गया वुमेन के लिए कि वो लीगली, ठीक है, अपने राइट के लिए जो है फाइट कर सकती है। ठीक है, पहला था आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन क्या, वुमेन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड विद इन रिस्पेक्टेड एंड डिग्निटी, बिल्कुल गलत है। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ वुमेन डोमिनेटेड, ये भी गलत है। वुमेन आर नाउ ट्रीटेड एज इक्वल इन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये अभी भी नहीं हुआ है। इतने 21 सेंचुरी में हम लोग हैं फिर भी अभी भी मैन डोमिनेंस है। पार्टिसिपेशन है फीमेल का बट उतना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 अ कम्युनल माइंडसेट कैन लीड टू एफर्ट टू सिक्योर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप, बिल्कुल सही है। एक कम्युनल माइंडसेट जो है एक पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्टेटमेंट 2 मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज ए रिस्पॉन्स टू सच डायनामिक्स, ये गलत है। जिसकी मेजोरिटी है वो सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना लेगा तो नहीं होगा, फिर यहाँ पर जाकर दिक्कत आएगी। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।